हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये आज जो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की विज्ञान की दूसरी क्लास है। और ये दूसरा क्लास जो है सजीव वस्तुओं का दूसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग पहली क्लास ले चुके हैं और पहली क्लास में हम लोग दोस्तों पढ़े थे मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। और ये भी हमने पढ़ा था दोस्तों कि सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे सजीवों के लगभग 7 लक्षण मैंने पढ़ाए थे। जैसे सजीव पोषण करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं और सजीव में संवेदनशीलता होती है, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव में गतिशीलता होती है और सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। इस तरह का दोस्तों लक्षण को हम लोग पढ़े थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सजीव और निर्जीव में अंतर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पौधों और जंतुओं में अंतर। और लगभग दोस्तों आज दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी और उसमें आपका लगभग 3 वीडियो में मैं प्रथम चैप्टर को खत्म कर दूंगा। अगर दोस्तों अभी तक आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर के विज्ञान की सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सजीवों के लगभग 7 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और उनके विपरीत जो लक्षण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं निर्जीव में। जैसा कि कोई भी जंतु होते हैं या पौधे होते हैं वो श्वसन करते हैं और अपने जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए पोषण भी करते हैं और पौधों और जंतुओं में वृद्धि भी होती है। उसी प्रकार दोस्तों मैं अगर बात करूं, मेरे पास ये पेन है, क्योंकि मैं बार बार पेन की उदाहरण देता हूं क्योंकि मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं ये पेन है तो पेन न तो वृद्धि करेगा, न तो ये प्रजनन करेगा और न ही ये सांस लेगा। यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं से सीधे विपरीत गुण पाए जाते हैं और इन्हीं गुणों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और जल्द ही दोस्तों आपको सीडीपी की भी क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर। देखिए जितने सारे हम लोग गुण पढ़े हैं वही गुण जो है कि इसमें हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों सजीव तथा निर्जीव में क्या क्या अंतर है, तो एक तरफ कॉलम बना लेंगे। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो एक तरफ कॉलम बनाएंगे सजीव का और एक तरफ कॉलम बनाएंगे निर्जीव का। एकदम हूबहू जैसा यहाँ पे लिखा गया वैसे ही लिख देंगे, आपका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। देखिए सजीव में जो होता है पोषण की क्रिया होती है और पोषण में दोस्तों पहली वीडियो में पढ़ा चुका था कि जीव क्या करते हैं, अपनी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए भोजन का इस्तेमाल करते हैं और वही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है। अब देखेंगे निर्जीव में जो होता है पोषण की क्रिया नहीं होती है, यानी निर्जीव भोजन नहीं खाते हैं। एक तरह से बात करें तो निर्जीव जो होते हैं भोजन खाते नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे ये श्वसन करते हैं। जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं और मैंने बताया भी था कि श्वसन 2 प्रकार का होता है। एगो जो होता है निश्वसन और दूसरा था दोस्तों अंतःश्वसन। ये दोनों प्रक्रिया में पहली वीडियो में बता चुका था। निश्वसन वो होता है दोस्तों जब हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं तो वो कहलाता है अंतःश्वसन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो वो कहलाता है निश्वसन। ठीक है। ये 2 क्रियाएं होती हैं, अंतःश्वसन और निश्वसन। अब देखिए ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रियाएं निर्जीव में नहीं होती है। और वृद्धि की बात करें दोस्तों तो वृद्धि सजीवों में होती है और सजीव 2 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, एक पौधे हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। तो अगर पौधों में बात करें तो पौधों में जो वृद्धि होती है लगातार होती रहती है और वही बात करें जंतुओं में तो एक निश्चित समय तक होता है, एक समय निर्धारित होता है। एक निर्धारित समय तक जो है कि वृद्धि होती है, किसमें, जंतुओं में, और पौधों में लगातार जीवन प्रयत्न वृद्धि होती रहती है। पहली वीडियो में हम लोग पढ़े थे। लेकिन अगर निर्जीव की बात करें दोस्तों तो निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। अगर इस पेन को मैंने बना दिया एक बार तो ये पेन जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहेगी दोस्तों, अपने आप स्वतः जो सी इसमें वृद्धि नहीं होगी। लेकिन पेड़ में, पौधों में और जंतुओं में और मनुष्यों में जो है कि वृद्धि होती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय तक होती है जंतुओं में।
उत्सर्जन की क्रिया, जितने सजीव होते हैं दोस्तों वो उत्सर्जन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग भोजन करते हैं और अपने भोजन का वेस्ट के रूप में त्याग कर देते हैं। यानी जो मनुष्य की शरीर है या जो जंतुओं की शरीर है या पादप की शरीर है, ये सभी जीव के अंतर्गत आते हैं। और जितने जीव होते हैं वो सब में उत्सर्जन की क्रिया होती है। जीवों के द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन के रूप में मानव जो क्या करता है दोस्तों, मल और मूत्र निकालता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो गोद, कत्था, ताड़ी वगैरह इस तरह की क्रियाएं जो कि उत्सर्जित करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर सजीव होते हैं तो उसमें उत्सर्जन होता है, लेकिन उत्सर्जन की क्रिया निर्जीव में नहीं होती है। ठीक है। अगर संवेदनशीलता की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि संवेदनशीलता को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप तावे पे रोटी बना रहे हैं, अगर आपका तवे पर हाथ जल जाता है तो जल्दी से हम लोग हाथ को हटा लेते हैं। या अच्छा पकवान देख करके हम लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। यानी पकवान एक प्रकार का उद्दीपन हो जाता है और उद्दीपन के प्रति लार टपकना हमारी अनुक्रिया हो जाती है। यानी उद्दीपन को देख करके जो अनुक्रिया या जो हम लोग के मन में भाव उत्पन्न होता है वही कहलाता है संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता दोस्तों सभी सजीवों में पाई जाती है, वो पौधे हों या जीव हों या जंतु हों, सभी में संवेदनशीलता पाई जाती है। और संवेदनशीलता दोस्तों निर्जीव वस्तु में नहीं पाई जाती है। आप ईंट को कितना भी गर्म कर लीजिए, ईंट जो है कि टस का मस नहीं होने वाला है, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर हम ही को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, गर्म पानी में हाथ ही डाल दिया जाए, तो हमें कुछ न कुछ अनुभव करना पड़ेगा, कुछ तकलीफ का अनुभव करना पड़ेगा। और वही क्या कहलाती है, संवेदनशीलता। और जो मनुष्य होता है दोस्तों, मनुष्य बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है और यही संवेदनशीलता ही मनुष्य को अलग बनाती है। जैसे किसी के दुख को देखकर दोस्तों हमारे भी मन में दुख का भाव प्रकट हो जाता है। किसी के तकलीफ को देख करके हमको भी तकलीफ होती है। किसी को सुख में हम लोग क्या खुशी मनाते हैं। तो इस तरह के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। और मनुष्य को संवेदनशीलता ही जानवरों से अलग बनाती है। ठीक है। अब देखते हैं प्रजनन की क्रिया। जितने जीव होते हैं दोस्तों वो प्रजनन करते हैं। और प्रजनन की प्रक्रिया मैंने बताया था कि अपने समान बच्चे पैदा करने की क्षमता को ही प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन के रूप में बकरी का बच्चा बकरी, मनुष्य का बच्चा मनुष्य और मुर्गी का बच्चा मुर्गी पैदा होता है। ठीक है। लेकिन क्या दोस्तों पत्थर का बच्चा पत्थर होता है, यानी पत्थर अपना बच्चा पैदा करता है? नहीं। क्या एक कलम अपनी बच्चा पैदा करेगी? नहीं। यानी दोस्तों निर्जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। आशा करते हैं कि दोस्तों ये आप लोग सजीव और निर्जीव का अंतर एक बार आप लोग लिख लेंगे। अगर सजीव की पहली वीडियो देख लेते हैं तो निर्जीव में सीधे दोस्तों इसका उल्टा कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इस तरीके से अगर दोस्तों आप एग्जाम में लिख देते हैं तो 100% दोस्तों आपका नंबर मिलेगा। कोई एग्जामिनर आपका नंबर काटने वाला नहीं है। देखिए ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम होता है, एग्जाम में प्रेशर कुछ अलग होता है। अगर आप सही से अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में जाएंगे, थोड़ी मोड़ी गलतियां होंगी और बैक लग जाएगा। क्योंकि जो मैं अभी बताया था, एक वीडियो बनाया था कि आपका बैक क्यों लगता है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा और वो सारी स्टेप को अपना करके आप बैक से बच सकते हैं। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स डाल दूंगा, पहले अध्याय का पूरा, और आप उसको देख करके एक बार वीडियो देख करके उसके बाद रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट में प्यार दिखा दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस में अंतर देख लिए, सजीव में और निर्जीव में। लेकिन दोस्तों कुछ पौधे भी होते हैं और कुछ जंतु भी, ये दोनों सजीव होते हैं। अब इनमें पौधों में भी कुछ अंतर और कुछ समानता दिखाई देती है और जंतुओं में कुछ अंतर और समानताएं दिखाई देती है। तो ये वाला टॉपिक जो है इसमें हम लोग देखेंगे पौधे और जंतुओं में क्या अंतर और समानताएं हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग दोस्तों बात करें तो अगर इस तरफ आ जाए आपके एग्जाम में पौधों और जंतुओं में अंतर लिखिए या क्या समानताएं उसको लिखिए, तो दो कॉलम बनाएंगे, इसमें भी एक पौधे का और एक जंतु का, और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे आपको लिखना है। देखिए पौधे जो होते हैं दोस्तों ये भी पोषण करते हैं और जंतु भी पोषण करते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन या पोषण के रूप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधे जो होते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण से अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। और ये
स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी। लेकिन जंतु जो होते हैं दोस्तों, ये पोषण की क्रिया तो करते हैं, लेकिन किस पे निर्भर होते हैं? पौधों पे, पौधों पे और अन्य जंतुओं पे निर्भर होते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी। ठीक है, तो अगर पोषण के आधार पर इनको बांटने को कहा जाए तो पौधों को हम लोग कहेंगे स्वपोषी होते हैं, और लेकिन जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इधर देखें, हम पौधे भी श्वसन करते हैं और जंतु भी श्वसन करते हैं। देखिए, जंतु के श्वसन करने के लिए एक जो है कि अलग प्रकार का क्या होता है? तंत्र होता है। जैसे फेफड़े वगैरह से ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लेकिन अगर पौधों में बात किया जाए तो पौधों में दोस्तों पत्तियों के रंध्र द्वारा जो है कि सांस लिया जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं और इससे जो है कि ये सांस लेने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पौधे की अगर बात करें तो पौधों में दोस्तों वृद्धि होती है, और मैंने वृद्धि का परिभाषा आपको बताया था कि समय के साथ आकार और उसके आकृति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि कहते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, समय के साथ साथ पौधा जो है कि बड़ा हो जाता है, इसी क्रिया को वृद्धि कहा जाता है। और वृद्धि पौधों में भी होती है और जंतु में भी होती है, लेकिन पौधे अपने जीवन तक बड़े होते रहते हैं जब तक ये मर न जाए, और लेकिन जंतु जो है एक निश्चित समय तक बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। उसके बाद इनकी विकास और वृद्धि, विकास तो होता है लेकिन वृद्धि इनका रुक जाता है। अब चलते हैं पौधों में। पौधों में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके पत्ती, जैसे पत्ती जो है कि हरी होती है। ठीक है, पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। और हरी जो होती हैं दोस्तों वो किसके कारण होती हैं? तो ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, ये आपको पता है। लेकिन अगर जंतुओं में बात किया जाए तो जंतुओं में क्लोरोफिल जैसा कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं पाया जाता। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, लेकिन जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं, और इनमें भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे ये भी श्वसन करते हैं, ये भी उत्सर्जन करते हैं, ये भी श्वसन करते हैं, ये भी उत्सर्जन करते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं, जंतु भी प्रजनन करते हैं। यानी सजीव के जितने 7 लक्षण में बताए थे वो जंतु में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ लिए दोस्तों पौधों और जंतुओं में अंतर, लेकिन अभी हम लोग पौधों का वर्गीकरण सीखेंगे कि पौधे जो है कि कितने भागों में बांट करके पौधों को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अगर पौधों का वर्गीकरण देखा जाए दोस्तों तो पुष्प के आधार पे, उसके बाद आकार के आधार पे, और दोस्तों आयु के आधार पर, इस तरह जो है कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे और इनके आधार पे भी इनको कई वर्गों में हम लोग बांटेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहले तो पुष्प के आधार पे हम लोग बांटते हैं, दूसरा आकार के आधार पे, और तीसरा आयु के आधार पे। अगर पुष्प के आधार पे देखा जाए तो पुष्प के आधार पर पुष्प को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक जो है कि पुष्पीय पौधे, एक पुष्पीय पौधे, और दूसरा हम लोग बांटते हैं अपुष्पीय पौधे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों पुष्पीय पौधे किसे हम लोग कहते हैं। पुष्पीय पौधों को देखेंगे, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प और फल लगते हैं पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे दोस्तों आप देखे होंगे जिसमें क्या लगता है? फूल लगता है। फूल के बाद उसके बाद फल का निर्माण होता है। तो ये ऐसे जो पौधे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पुष्पीय पौधे, यानी पुष्प के साथ साथ उसमें फल भी लगते हों। लेकिन कुछ ऐसे पौधे आपको दिखते होंगे जिसमें केवल पुष्प ही लगता है, फल वगैरह नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे इनमें जो होता है दोस्तों जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें तना भी दिखाई देगा, पत्ती भी दिखाई देगी, और तना जो है स्पष्ट रूप से विकसित भी दिखाई देगा। जैसे अगर इसमें हम लोग देखें तो गुलाब होता है, सरसों का पौधा आता है, सूरजमुखी आता है, आम और कुमुदनी, ये सारे जो पौधे हैं दोस्तों ये पुष्पीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाब है, और गुलाब में यहाँ गुलाब का पुष्प लगा हुआ है, इसमें तने विकसित हैं और उनकी पत्तियां भी विकसित हैं। लेकिन अगर बात करें गुलाब में दोस्तों तो फल विकसित नहीं होता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं पुष्पीय पौधे जिनमें फल नहीं लगते हैं। अगर वही बात करें दोस्तों सरसों में, तो सरसों में आप देखेंगे इनका तना भी है,
उसके बाद पत्तियां भी हैं और पुष्प भी हैं और साथ में इनमें फल भी विकसित देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार सूरजमुखी में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे कहलाते हैं आपके पुष्पी पौधे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला इसमें का देखते हैं अपुष्पी क्या होते हैं, चाहे अपुष्पी पौधे किसे कहते हैं। तो देखिए आपको बहुत सारे ऐसे पौधे दिखते होंगे जिनमें न तो पुष्प होता है न तो फल लगता है। जैसे दोस्तों आप काई देखते होंगे, जहाँ पे ज़्यादा पानी लग जाता है वहाँ पे हरे हरे काई बैठ जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। और शैवाल में देखते होंगे दोस्तों उसमें छोटे छोटे पत्तियां दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन न ही इसमें आपको पुष्प दिखाई देता है न ही इसमें आपको फल दिखाई देता है। और इन्हीं ऐसे ही पौधों को हम लोग कहते हैं अपुष्पी पौधे। तो चलिए इनको कैसे आपके एग्जाम में लिखना है उसको देख लेते हैं। ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प और फल नहीं लगते हैं वे अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। देखिए ये जो काई है या जिसे हम लोग शैवाल कहते हैं, न तो इसमें तना ही दिखाई देता है, ठीक है, और पत्तियां भी दोस्तों आपको पूर्ण रूप से विकसित नहीं दिखाई देती हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें न तो उसका तना होता है न पत्तियां विकसित होती हैं न उसमें पुष्प लगता है न उसमें फल लगता है। तो हमारा आंसर होता है क्या दोस्तों, आपका शैवाल, कवक और फर्न और विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी दोस्तों अपुष्पी पौधे के अंतर्गत ही आते हैं। तो आई होप आपको अपुष्पी और पुष्पी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इधर देखेंगे दोस्तों, अभी पुष्प के आधार पे हमने बांटा कि दो प्रकार के होते हैं, पुष्पीय पौधे और अपुष्पी पौधे। अभी हम लोग देखेंगे आकार के आधार पे पौधे कितने प्रकार के होते हैं। कभी दोस्तों आप अपने अगल बगल भी देखते होंगे तो कोई पौधा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और कोई पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग पौधों को कई भागों में बांट के अध्ययन करते हैं और आकार के आधार पे आप देखेंगे तो हम लोग पौधों को शाख के रूप में, झाड़ी के रूप में और वृक्ष के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो है कि उससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे शाख किसे कहते हैं। तो जो पौधे दोस्तों 1 मीटर से कम नाप के होते हैं, यानी जिनकी लंबाई 1 मीटर से कम होती है और उनका तना दोस्तों देखेंगे तो कोमल होगा, पतला होगा तथा कमजोर होगा, उसे कहेंगे हम लोग शाख। और इसमें दोस्तों आपका मटर आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, पालक आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। अगर दोस्तों सरसों को देखा जाए चाहे पालक को देखा जाए तो इनकी जो तने होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, पत्तियां भी बहुत कोमल होती हैं, अगर उसको आप हाथ से भी काटना चाहें, तोड़ना चाहें, आराम से तोड़ सकते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं शाख, और इनकी लंबाई जो होती है 1 मीटर से लगभग कम होती है। अब देखेंगे झाड़ी किसे आप कहेंगे। जो झाड़ी होती है दोस्तों वो 1 से 3 मीटर या औसत ऊंचाई के होते हैं, लगभग शाख से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी ऊंचाई लगभग औसत के रूप में होती है 1 से 3 मीटर तक। इनका तना थोड़ा सा कठोर होता है और मजबूत भी होता है। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो गुलाब, करौदा और गुड़हल ये सारे जो होते हैं थोड़े से मजबूत होते हैं, किससे, शाख से। और इनका अगर देखें तो इनकी शाखाएं जो होती है थोड़ी सी विकसित होती हैं और ये आपस में लोग क्या करते हैं, उलझ जाते हैं, झाड़ी के रूप में हो जाते हैं, इसीलिए इसको झाड़ी कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप गुलाब उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, करौदा, एक ही में सारी शाखाएं क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, और वृक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो वृक्ष हम लोग किसे कहते हैं, तो जो पौधे 3 मीटर से अधिक लंबाई के होते हैं, जैसा कि उनका तना जो होगा दोस्तों बहुत ही मोटा हो सकता है और काष्ठीय हो सकता है और कई तरह की शाखाएं उसमें हो सकती हैं या अशाखित भी हो सकता है। जैसे में अगर उसका तना जो होगा बेलनकार होगा, बहुत ही लंबा होगा, ठीक है, बेलन के आकार का होगा और ऊंचाई में बहुत ही ऊंचा हो सकता है। जैसे सफेदा आप देख सकते हैं, नीम देख सकते हैं, उसके बाद आम का पेड़ देख सकते हैं, नारियल का पेड़ देख सकते हैं, आदि जितने मजबूत पौधे होते हैं दोस्तों वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों आयु के आधार पे बहुत सारे आप पौधे अपने अगल बगल देखते होंगे जो 3 महीने के बाद ही कोई पौधा ऐसा होता है जो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कुछ पौधे आप लोग देखते होंगे साल भर तक जो है कि रहते हैं और फलते हैं, फूलते हैं, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। और कुछ पौधे दोस्तों आप लोग देखते होंगे हजारों वर्ष तक जीते हैं, जैसा कि सिकोया, बरगद, ये कई सालों तक जीते हैं। तो इस तरह के अगर पौधों की बात करें दोस्तों तो पौधों को हम लोग कई तरह से बांटते हैं आयु के आधार पर, 1 वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा और बहुवर्षीय पौधे। तो चलिए इनको हम लोग जानते हैं, 1 वर्षीय पौधा, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं।
तो 1 वर्षीय पौधे की अगर बात करेंगे तो ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर फलते हैं, फूलते हैं और अंत में सूख करके नष्ट हो जाते हैं। जैसा दोस्तों आपको चना बोना है, जब हम लोग चना बोते हैं तो 1 साल भर के अंदर में ही चना क्या हो जाता है, फल जाता है और उसे हम लोग काट करके सुखा करके उसका उपयोग कर लेते हैं। और मटर भी कुछ ऐसा ही पौधा होता है दोस्तों। गेहूं को भी आप साल भर के अंदर में ही काट लेते हैं, धान को भी, मक्का को भी और ज्वार को भी। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो आते हैं 1 वर्षीय पौधे के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करेंगे द्विवर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें 2 वर्ष के भीतर काट लेते हैं हम लोग और ये फल फूल करके नष्ट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे द्विवर्षीय पौधे। और इसमें क्या होता है, जब पहले वर्ष होता है, जब इसका पहला वर्ष होता है दोस्तों, तो उस समय क्या उनका विकसित होता है, उनका पहले वर्ष में जड़ विकसित होगा, उसके बाद तना विकसित होगी, फिर पत्तियां, फिर दूसरे साल में क्या होगा, उसमें पुष्प लगेगा, फल लगेगा और बीज का निर्माण होगा। और उसके बाद ये लोग पौधे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत आपका केला आता है, प्याज वगैरह और गाजर वगैरह, ये लगभग द्विवर्षीय पौधे के अंतर्गत आपके आते हैं। अब देखेंगे दोस्तों बहुवर्षीय पौधे। कई वर्षों तक जीवित रहने वाले पौधों को बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे पौधे जो आपको कई सालों तक दिखते होंगे। आप कभी सुने होंगे कि आपके पिता के समय के भी बहुत सारे ऐसे जो है पौधे आपके सामने दिखाई देते होंगे जो आपके पिता ने लगाए होंगे, अभी आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब, या आपके दादा पेड़ लगा करके गए होंगे और वो पेड़ आपको हूबहू देखते होंगे। तो वैसे पौधे कहलाते हैं बहुवर्षीय पौधे जो कई सालों तक जीते हैं। इसके अंतर्गत आपका दूब आ जाता है, घास आ जाती है, गुलाब का पौधा, आम, कटहल और सिकोया। देखिए सिकोया जो दोस्तों होता है पृथ्वी पे सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाला पौधा होता है। लगभग 4000 वर्ष तक ये सिकोया वृक्ष आपका जीता है। तो बहुवर्षीय पौधे में दोस्तों 1 से बहुत सालों तक जीने वाले पौधे को हम लोग बहुवर्षीय पौधे कहते हैं, जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों और अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पौधों का वर्गीकरण कर लिए कि पौधे को कितने भागों में हमने बांट करके अध्ययन किया, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में वर्गीकरण कैसे होगा। यहाँ पे आपको एक ट्री चार्ट दिख रहा होगा। इस ट्री चार्ट के माध्यम से ही हम लोग समझेंगे कि जंतुओं का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पौधों के बारे में मैंने लिखा है, लेकिन इसमें मैं ऐसे ही इस ट्री चार्ट पे आपको बता दूंगा। एक बार ट्री चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तब भी जो है इसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है और ये आपके सामने खुद दिखता होगा। अब देखिए जंतु का वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं वो संरचना के आधार पर करते हैं, मेरुदंड या रीढ़ के हड्डी के उपस्थिति के अनुसार करते हैं, और तीसरा दोस्तों प्रजनन विधि के आधार पे और वास के स्थान पे, यानी वास के आधार पर, यानी जो जंतु जहां पे रहते हैं उसके अनुसार भी हम लोग उनको वर्गीकृत करते हैं, और जो प्रजनन की क्रिया होती है उसके अनुसार भी बांटते हैं, और रीढ़ की हड्डी के अनुसार बांटते हैं। उसके बाद संरचना के आधार पे भी बांटते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक कोशिक जंतु क्या होते हैं, बहुकोशिक जंतु क्या होते हैं। देखिए एक कोशिका से जो मिलकर बनते हैं, एक कोशिका जिनमें केवल एक सेल पाया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एक कोशिक जीव। जैसे इसमें आपका अमीबा आ जाता है, उसके बाद पैरामीशियम और सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों वो आपके एक कोशिक में आ जाते हैं। अगर बहुकोशिक बात करें दोस्तों तो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के जो बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका से जो जीव मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिक जीव कहते हैं। और ये सेल को मैंने बताया था दोस्तों, जो जीवन की मौलिक इकाई होती है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। अगर हमारे बॉडी का अगर एक पार्ट छोटा सा यहाँ से निकाल कर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए और हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसी को हम लोग कोशिका कहते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक मृत कोशिका होती है और एक जीवित कोशिका होती है, और दोनों का खोज किसने किया था ये भी मैंने बताया था। और देखेंगे अब यहाँ पे दोस्तों मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे, यानी रीढ़ की हड्डी। जैसा कि आप पीछे देखते होंगे आपके जो है कि यहाँ से और नीचे तक की एक हड्डी होती है उसको हम लोग मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें हड्डियां वो दिखाई देती हैं और कुछ जीवों में वो हड्डियां दिखाई नहीं देती हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इनमें जो है अकशेरुकी और कशेरुकी, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे हम लोग
जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए दोस्तों तो केचुआ देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए जोक को। इनको दोस्तों अगर मरा हुआ आप देखेंगे तो इनके अंतर्गत जो मोटी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की वो नहीं दिखाई देगी, तो उसे कहते हैं अकशेरुकी जंतु। लेकिन दोस्तों वे जंतु जिनकी रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, मरने के बाद बहुत सारे ऐसे जंतु होंगे, जैसे अगर दोस्तों अगर गाय को कहीं आप मरा देखेंगे तो उसके पीछे देखेंगे इस तरह की एक संरचना वाली हड्डी दिखाई देती है, और यही कहलाती है दोस्तों रीढ़ की हड्डी। और ये गाय में, उसके बाद छिपकली में, उसके बाद मगरमच्छ में, उसके बाद दोस्तों मछली में भी आपको दिखाई देती होगी। अगर मछली आप लोग खाते होंगे तो जो मेन शाखाएं आप देखेंगे इस तरह का होता है, और इसमें इस तरह के कांटे निकले होते हैं, और यही वाली मेन शाखा जो होती है वो कहलाती है रीढ़ की हड्डी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुकी जंतु, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे अकशेरुकी जंतु कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रजनन विधि के आधार पे जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया। यहाँ पे देखेंगे अंडयुज लिखा हुआ है और जरायुज। तो यहाँ पे हम लोग प्रजनन विधि के आधार पे जंतुओं को दो भागों में बांटते हैं, एक अंडयुज और एक जरायुज। अंडयुज वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, और उनके अंडे से उनकी संतति की उत्पत्ति होती है, वो दोस्तों अंडयुज। और अंडयुज के अंतर्गत आपका क्या जाता है, मुर्गी, उसके बाद सर्प अंडे देते हैं, उसके बाद आपका अंडा देने के अंतर्गत कछुआ भी आ जाता है। इस तरह का बहुत सारे ऐसे जंतु आपको दिखाई देंगे जो अंडे देंगे, उन्हें कहेंगे अंडयुज। और जरायुज की अगर बात करें दोस्तों तो वे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वे जंतु जो बच्चा पैदा करते हैं उसे हम लोग जरायुज कहते हैं। और जरायुज में पूर्ण रूप से विकसित जो जीव होते हैं वही आते हैं, और इसके अंतर्गत जैसे मनुष्य, उसके बाद मनुष्य के बाद जंतु के जानवर के रूप में जैसे दोस्तों शेर, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद बकरी। इस तरह के जितने सारे जंतु होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जरायुज। अब देखेंगे दोस्तों वास के आधार पर, वास मतलब निवास, जहां हम लोग रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने घरों में रहते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो जल में रहते हैं, वायु में रहते हैं, स्थल पे रहते हैं और उभयचर। इनको जो है कि बांटा गया है रहने के अनुसार। तो अगर रहने के अनुसार देखा जाए दोस्तों तो जलीय जंतु, यानी आप नाम से ही समझ में आ जाता होगा आपको, जलीय जंतु यानी वे जंतु जो जल में रहते हैं। वे जंतु जो जल में रहते हैं उसे हम लोग जलीय जंतु कहते हैं। जैसे अगर इसमें जल के रूप में आप जल में क्या रहते हैं, जल में मछली रहती है, और छोटे छोटे जीव जो रहते हैं तो वो कहलाते हैं आपके जलीय जीव। वायवीय जंतु क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे जंतु जो काफी समय तक वायु में ही उड़ते रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं वायवीय जंतु। और वायवीय जंतु में दोस्तों आपके जितने सारे लगभग पक्षी होते हैं वो वायवीय जंतु के अंतर्गत आ जाते हैं। 100% सभी वायवीय जंतु हमेशा वायु में नहीं रहते हैं, लेकिन उनको वायु के आधार पर माना गया है कि वो हमेशा वायु में ही उड़ते रहते हैं, इसीलिए पक्षी जितने होते हैं वायवीय जंतु में आ जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों स्थलीय जंतु। वे जंतु जो क्या स्थल पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, उसे कहते हैं स्थलीय जंतु। और स्थलीय जंतु के अंतर्गत दोस्तों मनुष्य भी आ जाएगा, उसके बाद कुत्ता, बकरी, भैंस, भेड़, शेर, बिलार, ये सारे जो है कौन से जंतु हैं, स्थलीय जंतु, क्योंकि ये स्थल पे रहते हैं। और उभयचर के बारे में बात करें दोस्तों तो ऐसे जीव जो जल में भी रहते हों, कभी कभी स्थल पे भी रहते हो, ऐसे जीव जो जल में भी रहे और स्थल पे भी रहे उसे हम लोग कहते हैं उभयचर जंतु। और उभयचर के जंतु के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, कछुआ, उसके बाद मगरमच्छ, ये सारे जो जीव होते हैं दोस्तों वो जल में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं उभयचर जंतु।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण तक ही रहने देते हैं और बाकी सब एक और वीडियो होगा आपका, और ये पहला चैप्टर सजीव वाला खत्म हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और ये लगभग 3 वीडियो में सारा पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर पहले की वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जो है कि प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में विज्ञान की सारी आपकी क्लासेस मिल जाएंगी, उसे आप जाकर के देख लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपके अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।